नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आखिरकार नरेंद्र मोदी 2 साल के बाद मणिपुर जा सकते हैं। अभी भी जा सकते हैं क्योंकि कन्फर्म अभी भी हम नहीं कह सकते हैं। ये न्यूज़ के हवाले से ही ये खबर है। अलग-अलग वेबसाइट्स पर जो खबरें छप रही हैं उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि 13 तारीख यानी कि कल के दिन नरेंद्र मोदी मणिपुर जा सकते हैं। लेकिन उनके जाने से पहले ही किस तरह से बवाल शुरू हो गया है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको ये पता ही है कि 2 साल से किस तरह की परिस्थितियां मणिपुर में बनी हुई हैं। लगातार पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हर जगह विपक्ष के नेताओं ने, राहुल गांधी ने इस सवाल को उठाया, लेकिन नरेंद्र मोदी मणिपुर का मां भी बोलने से बचते रहे। वो पूरी दुनिया में घूमते हैं, छोटे से छोटे शहरों में, छोटे से छोटे देशों में जाते हैं, हर जगह पर वहां जाते हैं जहां पर मोदी मोदी के नारे लग सकें और वो अपना पीआर कर सकें और दिखा सके कि देखिए वो किस कदर पूरी दुनिया में मशहूर है, उनका डंका बज रहा है। लेकिन अपने ही देश में जो मणिपुर, जो देश का ही हिस्सा है, जहां 2 साल से किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, वहां पर एक बार भी नरेंद्र मोदी नहीं गए हैं। यहां तक कि वो प्रचार करने के लिए चुनाव में भी नहीं गए थे। और अब जब वो जा रहे हैं तो खबर ये आ रही है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से मैं आपको खबर बता रही हूं, जहां पर ये कहा गया है कि एक ग्रैंड वेलकम जो है उसकी तैयारी की जा रही है। अब आप सोचिए कि आप एक राइट प्रभावित एरिया में आप जा रहे हैं, वो भी 2 साल के बाद आप जा रहे हैं, और वहां पर किस बात का ग्रैंड आपको वेलकम दिया जाएगा, किस बात की ग्रैंड वेलकम की आपकी तैयारियां की जा रही हैं, ऐसा आपने क्या किया है और ऐसा वहां पर क्या हो रहा है जिसकी वजह से आप वहां पर जा रहे हैं मणिपुर, तो आपका नाच गाने बैंड बाजों के साथ आपका वेलकम किया जाना चाहिए। दुख की बात तो ये है कि 2 साल बीतने के बाद भी अभी तक आप मणिपुर नहीं गए हैं। अब आप न जाने क्यों और किस वजह से सुध ले रहे हैं, ये भी एक आध दिन में पता चल जाएगा जब वो वहां पर जाएंगे कि आखिर क्यों उन्होंने सूझा कि अब उन्हें मणिपुर जाना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच जो कुकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और अलग अलग तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी आंखों में आंसू लिए हम ये नाच गाना नहीं कर सकते हैं, हमारे जख्म अभी भी हरे हैं, हमारे जो व्यथा है उसको अभी तक किसी ने नहीं सुना है। उनका ये भी कहना है कि मैं आपको अंग्रेजी में है क्योंकि मैं आपको पढ़कर आपको बता देती हूँ कि उन्होंने कहा है कि मोदी जी को ये करना चाहिए कि ग्रैंड वेलकम सेरेमनी की जगह पीएम शुड इंटरैक्ट विद द डिस्प्लेस्ड पीपल हु आर लॉज्ड एट रिलीफ कैंप्स। उन्होंने बोला कि यानी कि जो रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं उन लोगों से मुलाकात करना चाहिए, ना कि इस ग्रैंड वेलकम सेरेमनी का उन्हें हिस्सा बनना चाहिए या इस तरह की कोई चीज होनी चाहिए। उन्होंने ये भी आगे कहा है कि वी कांट डांस विद टीयर्स इन आवर आईज, आवर मॉर्निंग इज नॉट येट ओवर, आवर टीयर्स आर नॉट येट ड्राइड। यानी ना तो हमारे जख्म भरे हैं, ना ही हमारा जो दुख तकलीफ है वो अभी कम हुई है, ना ही हमारा मातम जो है वो अभी खत्म हुआ है, ना ही किसी तरह का हमें इंसाफ मिला है, ना ही हमारे आंखों के आंसू अभी जो है वो सूखे हैं। तो आखिर किस बात पर और किस तरह से इस सेरेमनी हो रही है, हम इस तरह से किसी भी चीज पर डांस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनको इस पर डांस करने के लिए या किसी तरीके से इनवाइट जो है किया जा रहा है, उस पर खुलकर उन्होंने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। इस पर राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी आज गुजरात में है, गुजरात के जूनागढ़ में है राहुल गांधी, और वहां से इसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन आपको पता है कि आज के दिन से पहले यानी कि 2 दिन तक राहुल गांधी रायबरेली में थे। पहले उनके सिक्योरिटी में बड़ी चूक होती है। दिनेश प्रताप सिंह जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो अपने पूरे तामझाम काफिले के साथ राहुल गांधी के गाड़ियों के बीच में वो पहुंच जाते हैं और इसे सीधे तौर पर राहुल गांधी की सिक्योरिटी में चूक माना जाए और वहां पर वो नारेबाजी करने लगते हैं। हालांकि उससे हासिल उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो फिर उनको लगा कि क्यों ना राहुल गांधी के साथ जब वो मीटिंग में शामिल हुए तब वो राहुल गांधी के साथ तू मैं करने लगे, और राहुल गांधी ने वहीं सबके सामने एक तरह से उनकी क्लास लगा दी। देखिए वीडियो जो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल है।
बेटा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लिखा तो मुझे पढ़ा दो ना, मैं पढ़ा दो ना, मैं लेके बैठा हूँ, पढ़ा दो। आप नहीं, मैं आप नहीं कर सकते, अरे मैं बंद के बाहर को जा तो आपने देख ली वीडियो। ये दिशा के दौरान, ये दिशा की जो बैठक थी उसके दौरान ये सब कुछ हुआ है। आप देख सकते हैं केएल शर्मा वहां पर थे और तमाम अधिकारी वहां पर थे। जो योजनाएं उन सबका जायजा लेने के लिए ये बैठक जो है बुलाई जाती है और इस बैठक में दिनेश प्रताप सिंह शायद लाइमलाइट में आना चाहते हैं। उन्हें लगता है राहुल गांधी से बहस करेंगे तो इससे वो लाइमलाइट में आ जाएंगे और हो सकता है कुछ उनकी पदोन्नति हो जाए। लेकिन उसके फौरन बाद ही उनके जो बेटे हैं दिनेश प्रताप सिंह के, वो राहुल गांधी के साथ तरह हाथ मिलाते हुए नजर आए और वहीं बगल में खड़े दिनेश प्रताप सिंह जो हैं वो मुस्कुराते हुए नजर आए। तो आप देखिए कि हेडलाइंस में बने रहने के लिए, राजनीति करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो थे तो वो कांग्रेसी ही और किस तरह से वो करीबी माने जाते थे गांधी परिवार के, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी में आते ही जैसे कांग्रेस के तमाम नेता बदल जाते हैं और जोर शोर से राहुल गांधी को, गांधी परिवार को गाली देना शुरू कर देते हैं या उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं, वही हरकतें उनकी यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन ये साफ है कि उसके फौरन बाद जैसे उनके बेटे उनसे हाथ मिलाने के लिए आते हैं तो एक तरह से फैन की तरह से उनका हाथ मिलाते हैं और राहुल गांधी जो अपनी इन्हीं तमाम चीजों के लिए जाने जाते हैं वो बहुत अच्छे से उनसे हाथ मिलाते हैं और दिनेश प्रताप सिंह पीछे खड़े हुए मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये सब कुछ जो हो रहा है ये कई तरह के सवाल खड़े करता है और मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि राहुल गांधी ने मणिपुर की यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री की क्या कुछ कहा है। पहले आप वो सुन लीजिए। नहीं, मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया, तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। सर, ये उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्या वोट चोरी हुई है? तो तमाम तरीके से हेडलाइंस मैनेजमेंट करने की कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से वोट चोर, गद्दी चोर जो नरेंद्र मोदी के साथ चस्पा हो गया है, उसको कैसे किसी भी तरीके से अलग अलग तरह की खबरें लाकर उसको हेडलाइन से किस तरह से गायब किया जाए और ये बताया जाए कि राहुल गांधी जो हैं ये सब कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर कर रहे हैं। और अब उसकी भी पूरी तरीके से पोल खुल गई है। जो ये बताया जा रहा था कि ये म्यांमार में रिपोर्ट तैयार हुई है, एक हैंडल ने इसको ट्वीट किया, उसको लेकर बीजेपी ने इसको हाथों हाथ लिया और उसके बाद खुद ही इसकी पूरी की पूरी पोल खुल गई और अब खुद बीजेपी की इस पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो भी नैरेटिव हाल फिलहाल में बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है उस सब में वो खुद ही घिरती हुई नजर आ रही है। लग ऐसा रहा है कि जो एडवाइजर्स हैं सरकार के, मोदी जी के, बीजेपी के, वो दरअसल उनको गलत एडवाइस दे रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से लगातार वोट चोर, गद्दी चोर का जो मुद्दा उन्होंने उठाया है और अब तो वो ये कह रहे हैं कि जल्दी वो हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर आएंगे और ये ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है, जो कि 17 तारीख को है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने माताजी का पिंडदान जो है वो करेंगे एक बार फिर से बिहार में जाकर, उस दिन ऐसा कहा जा रहा है, कयास है, सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है कि उस दिन ये बॉम्ब जो है, हाइड्रोजन बॉम्ब, वो फोड़ा जा सकता है। और इस बार अगर 17 तारीख को किया जा रहा है तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बनारस को लेकर हो सकता है। और हरियाणा, महाराष्ट्र और दूसरी जगहों की बात तो लगातार राहुल गांधी करते ही रहे हैं। तो चौतरफा फिलहाल नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं। इसीलिए आप ये देखिए कि राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं और अब सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिख दी है उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को, और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो वो विदेशी यात्राओं पर जाते हैं उसका पूरा ब्यौरा जो है वो नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी की जो टॉप क्लास है वो उनको मिली हुई है। इससे पहले हालांकि उनके पास जो सिक्योरिटी थी वो कैसे 2019 में इन्हीं तमाम बहानों को लेकर वो हटा दी गई थी, फिर उनको Z+ सिक्योरिटी मिली थी और अब चिट्ठी जो लिखी गई है जो कि बहुत ही
हम ये कहें कि प्राइवेट पर्सनल तरीके से ये चिट्ठी थी, कोई ये पब्लिक नहीं होनी थी चिट्ठी, और अब ये पूरी तरीके से ये चिट्ठी जो लिखी गई है वो वायरल है। तो सवाल ये उठ रहा है कि सीआरपीएफ की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई, आखिर उसको क्यों वायरल किया जा रहा है? क्या राहुल गांधी की जान को लगातार खतरा बना हुआ है? जब अभी राहुल गांधी छुट्टियों पर गए थे तो आपने देखा था कि कैसे उनकी तस्वीरों को वायरल किया जा रहा था। वो उनकी एक पर्सनल ट्रिप थी। तो लगातार राहुल गांधी मुद्दा बने हुए हैं। राहुल गांधी को सेंटर में रखकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी सियासत करती हुई नजर आ रही है। और एक वक्त वो था जब वो ये कहा करते थे कि वो पप्पू हैं और उनके ऊपर तमाम तरह के सवाल उठाते थे, और अब ये है कि उठते बैठते, खाते पीते, सांस लेते, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल की माला जपते हुए नजर आते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं स्क्रीन पर। ओंकारेश्वर पांडे जी को आप देख सकते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए ओंकारेश्वर जी। मेरे साथ धनंजय कुमार जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, महाराष्ट्र से मेरे साथ जुड़े हैं, मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका भी कार्यक्रम में। शुरुआत ओंकारेश्वर जी आपसे मैं करना चाहूंगी। पहली प्रतिक्रिया आपकी, किस तरह से जो दिनेश प्रताप सिंह जी ने जो तू मैं की है राहुल गांधी के साथ, और फिर उनके बेटे एक फैन की तरह उनसे मिलते हैं, उससे पहले उनके काफिले पर एक तरह से हमला किया जाता है। शायद राहुल गांधी की यात्रा इतनी, क्योंकि नॉर्मल एक यात्रा थी, एक एमपी अपने क्षेत्र में जा रहा है, इतनी चर्चाओं का विषय नहीं बनती अगर दिनेश प्रताप सिंह ने अगर ये सब ना किया होता। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की जो मणिपुर की यात्रा है, दोनों पर ही आपकी पहली प्रतिक्रिया। आवाज खोले ओंकारेश्वर जी की। बात पहले दिनेश प्रताप सिंह जी की करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया उससे ये लगता है कि उनको साफ साफ निर्देश था कि राहुल गांधी जहां भी जाएं उनको डिस्टर्ब करना है और उनको पब्लिकली जलील करने की कोशिश करनी है। लेकिन ये चेहरा देखिए, और ये बीजेपी के लिए ही खतरे का संकेत है कि उसके भीतर बैठे लोग सामने तो आपके कहने पर वो धनखड़ की तरह बिहेव करेंगे या दिनेश प्रताप सिंह की तरह बिहेव करेंगे, और पीछे हटते ही वो अपने बच्चे को सामने लेके और वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि सबके साथ मिले तो मेरे उसके बच्चे के साथ भी मिले। लेकिन उस समय उनका जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी वो दोनों पांव पे नाव पे पांव रख के चल रहे हैं। और यही समस्या है जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो दूसरे दलों से गए हुए लोग हैं, उनको एक तो तेज बोलना पड़ता है अपने को जस्टिफाई करने के लिए, ये मैंने पहले भी लिखा था। और फिर वो वही उनके अंदर जो असुरक्षा की भावना है, और वो उनको बार बार इस बात की ओर इशारा करता है कि भाई तेरा भी हश्र कहीं धनखड़ ना हो जाए। तो वो जो है वो चाहते हैं कि राहुल गांधी से भी रिश्ते हमारे बने रहें। ये खतरनाक स्थिति है, ये एनडीए के लिए खतरनाक है। भले ही वो उन्होंने कई दलों को एब्सेंट करा के और उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया हो, लेकिन ये इस बार साफ नजर आया कि जो विपक्ष है वो पूरी तरह से एकजुट है। विपक्ष के ऐसे कई सांसद विदेश के दौरों पर थे, महत्वपूर्ण दौरों पर थे, और वहां से वो कैंसिल करके दौरा सिर्फ वोटिंग करने आए। तो उनके अंदर एक एकजुटता है। रूलिंग पार्टी के अंदर राहुल गांधी को लेके एक तरह का भय व्याप्त हो गया है। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से जो है वो पूरा बिहार जिला जिला हिल उठा, और समूचे बिहार में ये बातें उठी। देश भर के कई महत्वपूर्ण विपक्षी नेता वहां पर आए, और उन तमाम लोगों ने जिस तरह से वहां पे बातें की और जो रिस्पांस उनको मिला उससे बहुत घबराहट है। बगल में नेपाल है, नेपाल में जो घटनाएं हुई हैं, इसको आप पहले बांग्लादेश की घटना को अगर आप उसका नाम लेते तो लोग कहते देखिए आप बांग्लादेश के इस्लाम के साथ हैं, है ना। उसको तुरंत धर्म का चस्पा जो है वो चढ़ा दिया जाता है, और फिर कोई भी बोलने से उसमें चूक जाता है, रह जाता है, और कोई चाहता भी नहीं कि इन सब चीजों में पड़े। लेकिन देखिए कि जो कुछ भी वहां हो रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। यहाँ हमारे बगल में नेपाल है। अखिलेश यादव का आज का ही टेलीविजन बाइट है बाकायदा, वो कह रहे हैं कि अगर वोट चोरी होगी तो जनता बर्दाश्त नहीं की और वो नेपाल की तरह सड़कों पर आएगी। ये स्पष्ट रूप से जो नेता विपक्ष के नेता हैं वो ये सब सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि वास्तव में सिर्फ एक कंट्री नहीं है, कंट्री बाय कंट्री हर जगह लोग जो है उन्हीं बेसिक मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, जो है महंगाई, बेरोजगारी,
और उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित करने की कोशिश, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हो, किसी भी सिक्योरिटी के नाम पे हो, डाटा सिक्योरिटी की, डाटा प्रोटेक्शन के नाम पे हो, आप उसको डिजिटली सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर नेपोटिज्म दिखाई दे रहा है, जो नेपोटिज्म चाहे किसी श्रीलंका में दिखता है तो वो बांग्लादेश में भी दिखता है और फिर वो नेपाल में भी दिखता है, वो इंडिया में नहीं दिखना चाहिए। वो अगर बेरोजगारी की स्थिति है, महंगाई की स्थिति इन देशों में है, भारत एक बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, ज्यादा आर्थिक रूप से भी सक्षम देश है, चौथे नंबर के हम मुल्क माने जाते हैं, तो हमारे यहाँ इस तरह से क्यों होनी चाहिए समस्याएं? फिर आप जो योजनाएं बनाते हैं अल्टीमेटली देश के लिए बनाते हैं, जनता के लिए बनाते हैं, तो जनता के कंसर्न पहले हो ना, कि सरकार सरकार मतलब होता क्या है? बिल्डिंग है कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के हम उसके वो खजाने भरेंगे? अरे भाई, पेट्रोल का जो प्राइस वर्ल्ड में कम हुआ और उसमें डिफरेंस दिख रहा है कि इतना डिफरेंस उसमें ग्लोबल मार्केट में है और इंडिया के उसमें है, और फिर आप 20% उसमें एथेनॉल भी मिला रहे हैं, तो मिलाइए, जो फायदा इसका है वो जनता तक तो आए। जनता को तो वही 100 के 100 रुपए खरीदने पड़ रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? इससे किसका पेट भर रहा है? अरे मत बनाइए ना बिल्डिंग, डॉक्टर बोल रहा है, पब्लिक ने नहीं कहा कि ये वाला काम करो, ये वाला काम करो। जनता कह रही है हम कोविड से पीड़ित थे, हम महंगाई से पीड़ित हैं, हम बेरोजगारी से पीड़ित हैं। अरे मेरा दर्द सुनो, आप बड़े बड़े पैकेज उठाते कहते इतने लाख करोड़ दे दूं क्या? 20 लाख करोड़ कोविड में दे दिए, जनता के पास कितने 20 रुपए आए क्या? आप कह रहे हो सम्मान निधि हम देते। अरे इतने छोटे छोटे उससे देने की बजाय आप ऐसी योजनाएं क्यों नहीं बनाते? जैसे मनरेगा जैसी स्कीम बनाई मनमोहन सिंह सरकार ने, तो गांव गांव में लोगों को काम दिया ना, और काम के पैसे देते हैं ना। ऐसी स्कीमें क्या देश के हुक्मरानों के पास खोपड़ी में आ नहीं रही हैं? उनको समझ नहीं आ रहा है कि कोई और चीज अभी आपने कहा था 1 करोड़ लोगों को हम जो है वो इंटर्नशिप देंगे, वो योजना कहाँ पुष्ट हो गई समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी, यहाँ जाएंगे, इतने लाख करोड़ से तो बात कम होती ही नहीं, और जमीन पे कुछ आता ही नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो जरा इस पे बड़े गौर से देखें कि हो क्या रहा है और बना क्या रहे हो आप। भाई नेहरू जो बनाए वो लेके चले गए क्या? तो आप बना रहे हो, आप लेके चले जाओगे क्या? तो देश के लिए करो ना पहले। देश की गरीबी को, देश की पीड़ा को, युवाओं की पीड़ा को समझिए। ये जो जेन जेड वहां दिखाई दिया है, ये जेन जेड यहाँ बिखरा हुआ है। कोविड के बाद लोगों को, युवाओं को, जो पढ़ा लिखा युवा है, जो गांव से चल के शहर आया कि हम छोटी छोटी नौकरी करेंगे, नौकरियां छूट गई उनको। हमने देखा है किस तरह से वो तंग है अपने अपने मोबाइल का बिल भरने के लिए भी। और हमने देखा इसी दरमियान कि ये यही यूथ जो है, ये इस रूप में लड़कियां जो है वो प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में नजर आए, ऑनलाइन उसके धंधे में नजर आए। क्यों नजर आ रहे हैं भाई? उस पर कौन ध्यान दे रहा है? या तो बीपीएल की ओर ध्यान देंगे या फिर एकदम टॉप क्लास के लोगों के लिए योजनाएं बनाएंगे। ये जीएसटी से भी एक्चुअल 8 साल बाद आपको क्यों लगा कि जीएसटी में सुधार होना चाहिए? 8 साल पहले ये जीएसटी का पैसा क्यों जा रहा था सरकार के पास भाई? क्यों कष्ट में डाल रहे हैं लोगों को? सवाल ये है कि आप योजनाएं सरलता के लिए बनाइए ना, ईज ऑफ लिविंग लाइफ हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। आंकड़ेबाजी और मैनेज करके तो फिर तो वैसा ही होगा जो दूसरे देशों में हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बात, मणिपुर की यात्रा पर प्रधानमंत्री के जाने का फैसला बहुत अच्छा फैसला है। 2.5 साल बाद क्यों आया आपके दिमाग में ये फैसला कि अब आपको जाना चाहिए? 2.5 साल पहले क्यों नहीं? या घटना होने के 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले तो इमीडिएट क्यों नहीं जा सकते हैं आप तो हर बार तुरंत चले जाते हैं ना, किसी भी मुद्दे पे आप तुरंत पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश की आपकी यात्राओं की सूची देखिए, गुजरात की आपकी यात्राओं की सूची देखिए, एक दुर्घटना होगी वहां पहुंच जाएंगे आप। और तमाम राज्य, तो जो हमारे दूसरे राज्य हैं, अब पंजाब है, वहां बाढ़ का पानी उतरने लगा तब कैसा प्रेम है देश से। ये हमारा सीमावर्ती राज्य है, ये हमारा ऐसा राज्य है जो हमारे देश को संभाले हुए बचाता भी है, खिलाता भी है। वो चावल का, वो कहते हैं कि बॉल ऑफ द राइस है, उसका वो है। और उनके दुख दर्द के समय हम देखते हैं कि भाई 161 करोड़ डिजास्टर फंड में इसको
जेन्युइनली मिलना चाहिए वो 5 करोड़ कर दिया गया है। जो नहीं मिल जो आप काट सकते हैं वो तो काट ही देते हैं, और जो देना चाहते हैं वो कहते हैं नहीं, किसान निधि के रूप में देंगे। इस नहीं, कुछ तो जो है वो एकदम से समानता के साथ हो। हम चेयर पे बैठे हों तो हमारे लिए देश का बच्चा बच्चा एक जैसा हो, चाहे वो हमें इस पार्टी को समर्थन दे रहा हो या ना दे रहा हो। वहां बैठ के अगर आप राजनीति करेंगे तो लोगों को तो बड़ा दुख होगा, बहुत कष्ट होगा, बहुत पीड़ा होगी जो हो रही है। आज सोचिए, आप मणिपुर जा रहे हैं, मणिपुर की कुकी जो कम्युनिटी आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम आपके लिए डांस नहीं कर सकेंगे। कितनी पीड़ादायक स्थिति है। जो गांधी स्टूडेंट्स यूनियन का जो कविता आपने जो सुनी है, वो वायरल है कविता एंटायर मणिपुर में, देश के बाहर वायरल है वो। लोग उसको पढ़ रहे हैं कि भाई कितना दर्द भरा है। आप वहां जा रहे हैं, पहली बार छोड़ा चांदपुर में आपकी मीटिंग होगी, पहले वहां इंदिरा गांधी जा चुकी, राजीव गांधी जा चुके, अब आपकी मीटिंग होने वाली है। आप कहेंगे क्या? आप कुछ तो तय करके जा रहे होंगे ना, कहेंगे क्या? ये कुकी समुदाय सुनना चाहता है, मैतेई समुदाय भी यही सुनना चाहता है कि आप क्या कहेंगे। दोनों समुदायों को बांटा किसने? क्या आपने ये जिम्मेवारी फिक्स की कि भाई कुकी और जो समुदाय और मैतेई समुदाय जो एक साथ गाने गाता था, खाता पीता था, असेंबली में पार्टिसिपेट करता था, वैली में उनकी सभाएं होती थी, रैलियां होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, इनका जिम्मेवार इसको बांटने का कौन है इस समाज को? उस मणिपुर को दो टुकड़े करने वाले की जिम्मेवारी पहले आपने फिक्स की क्या? नहीं फिक्स की तो फिर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अब तो वो डिमांड कर रहे हैं कि मिनिमम हमको यूनियन टेरिटरी मिलना चाहिए, मतलब कि अलग कर दो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। भारत के संविधान में रहेंगे, मणिपुर के उसमें रहेंगे, लेकिन अलग यूनियन टेरिटरी का मतलब ही है कि विभाजन, राज्य का विभाजन। ये हालात क्यों पैदा हुए, क्यों नहीं उसका यूनिफिकेशन हो सकता है? इस पर गौर करना चाहिए, खुले दिल से यात्रा होनी चाहिए। मणिपुर के लोगों को भी जी। आपकी यात्रा का स्वागत करना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। कई संगठनों ने विरोध और बायकॉट की बातें लिखी थी, मैं इसका विरोध करता हूँ। प्रधानमंत्री जा रहे हैं अपने देश के वहां पे, उनका स्वागत, लेकिन प्रधानमंत्री भी खुले दिल से जाएं और ऐसा सॉल्यूशन निकालें कि लोग कह सके कि चलो भाई 2.5 साल लेकिन की पीड़ा ही ओंकारेश्वर सही, जी, अब तो कुछ। ओंकारेश्वर जी, नाच गाने का क्या मतलब है? ये ग्रैंड, हर जगह जो ग्रैंड उनका सेलिब्रेशन होता है, ग्रैंड वेलकम। एक प्रधानमंत्री जो राइट प्रभावित एरिया है, 2.5 साल के बाद वहां पर जा रहे हैं, और उसके बाद उनका ग्रैंड नाच गाने से क्यों वेलकम होगा? मतलब ये किसी की समझ में आ सकता है कि ये क्यों हो रहा है? आप उन लोगों से जहां अभी भी परिस्थितियां कैसी बनी हुई है, जहां अभी भी हजारों की तादाद में लोग शिविर में जी रहे हैं, अपने घरों में वो वापस नहीं जा सकते हैं, वहां समाज इस तरह से बढ़ गया है कि शायद कभी एक साथ ना आ पाए। अभी वहां आप जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एहसान कर रहे हैं। ये वेलकमिंग, आप कह सकते हैं वेलकमिंग है, लेकिन किस तरह से वेलकमिंग है ये तो सवालों के घेरे में है। और उसके बाद ये किस तरह का सेलिब्रेशन? व्हाई वुड समबडी वेलकम प्राइम मिनिस्टर? नहीं, आपने एक बहुत गंभीर सवाल उठाया है। मैं ये कह रहा हूं कि अमूमन ऐसे सवालों पे चर्चा होती नहीं। हम दूसरे देशों को देखते हैं और दूसरे देशों में जाते हैं वो, तो वहां के लोग उसकी जो व्यवस्था करें वेलकम की, वो उनका अपना होता है। क्या ये सच नहीं है कि भारत सरकार अपने दूतावासों के माध्यम से ये मैनेज करती है कि लोग आए और नृत्य करें? अरे भाई, नृत्य कराना ये जो सामंती प्रवृत्ति है, ये कहां से दिमाग में घुस गया है कि जहां भी जाए। पहले भी होता था, राजीव गांधी और तमाम लोग जाते थे, डांस होते थे, ट्राइबल वगैरह, वो ज्यादातर स्वतः स्फूर्त होते या लोकली लोगों के अपने वेलकम में ऑर्गेनाइज होते थे। आज तो ये प्लानिंग का हिस्सा होता है कि कैसे हम करते हैं, क्या क्या करते हैं। ये इससे बचना चाहिए। अगर इस देश को सादगी थोड़ी सी भी चाहिए, अगर शालीनता चाहिए, तो इस नीति को पूरी तरह से देखना चाहिए। पहले वालों ने अगर गलत किया, आप उसको छोड़ दीजिए। कहिए कि पहले वालों ने गलत किया था, वो वेलकम कराते थे, मैं नहीं कराऊंगा अब वेलकम, मैं बिल्कुल सादे तरीके से जाऊं। अरे कोई तो पैमाना आप भी तय कर दीजिए। कहेंगे नेहरू ये करते थे, भाई नेहरू तो बहुत सारी चीजें कर गए जो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। नेहरू की हुई और उनकी हुई संजोई हुई तमाम चीजें जो हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर को दी जा रही हैं, वो प्राइवेटाइज की जा रही हैं। जब देखिए तो कहिए रेल टेल भेल गेल, जितना नाम ले लीजिए, सब आप जो है वो दिए जा रहे हैं, और फिर आप नेहरू का नाम ले लेते हैं।
ये गलत परंपरा है। आप अपने अपने कौन से आपने तरीके अपनाए, आप बताइए। मैं वही देख रहा था कई सारी चीजें, कोई एक बड़ा संस्थान आपने खड़ा कर दिया हो, कोई भी एक बड़ी चीज आपने खड़ी कर दी हो कि चलो नेहरू ने इसरो बनाया था, हमने ये बनाया और उससे 10 गुना 50 गुना ज्यादा काम करेगा। उसने एम्स बनाया था तो हम एम्स की कॉपी कर रहे हैं, वो कॉपी भी ठीक से नहीं हो पाती है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोले थे तो हम जिलों के जो अस्पताल हैं उनको मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगा के उसको चेंज कर देंगे, उसी को टेक ओवर प्राइवेट पार्टी के मूड में, और आप कहेंगे मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। भाई बहुत दिनों तक इस डिजिटल दुनिया में झूठ नहीं चलेगा, नंबर वन। और डिजिटल सप्रेशन भी नहीं चलेगा, नंबर टू। ये दिखाई दे रहा आसपास आपको। तो बेहतर ये है कि सच के रास्ते पर चलिए, जितना काम हो सकता है ईमानदारी से करिए, जो नहीं हो सकता है वो कह दीजिए भाई ये हमसे नहीं हो सकता है। आप खुद ही इतना बड़ा जो है अपना पैमाना बना लेते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी, तो भैया स्पेस टेक्नोलॉजी से बनने वाली हर सड़क में तो गड्ढे हो गए, पुल जो है बह गए, एयरपोर्ट के वो किनारे वो जो गिर गए, तो क्या स्पेस टेक्नोलॉजी इससे तो अच्छी पुरानी टेक्नोलॉजी थी। तो इन सभी चीजों में झूठ और ढकोसलेबाजी से ये सरकार बाज आए। अब ये बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है और हर आदमी जो है जुमलेबाजी, एक आध शब्द मुंह से निकल जाती है गलती से तो ठीक है भाई, चलो हमने एक बड़ी बात कह दी थी। आप तो हर रोज बाज नहीं आ रहे, कोई ना कोई नई बड़ी बात कह देते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे जी पैनलिस्ट बिल्कुल। बैठे हुए हैं, मैं उनको भी मौका दीजिए। बिल्कुल धनंजय जी के पास मैं जाऊंगी। बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिनको आपने उठाया है। धनंजय जी आप इसको कैसे देख रहे हैं? जहां कहीं भी जाते हैं राहुल गांधी, वहां एक फसाद खड़ा करने की कोशिश की जाती है। कभी उनकी सिक्योरिटी में चूक होता है तो कभी ये कह दिया जाता है कि भाई उनकी मन से उनकी माता जी को बुरा भला कहा गया और उसको एक बड़ा इश्यू बना दिया जाता है। वो नॉर्मल अपने कार्य अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में, वहां पर बवाल खड़ा कर दिया जाता है ताकि नंबर बढ़ाए जा सके, क्योंकि आए वो कांग्रेस से हैं। और दूसरा, प्रधानमंत्री को आखिर क्यों सुधाई है मणिपुर जाने की? ऐसा क्या हुआ है और ऐसा क्या उन्होंने कर दिया है कि वह नाच गाने से अपना वो स्वागत करवा रहे हैं? जी धनंजय देखिए, जी। प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते हैं, उनको जहां जाने का मन करे वहां जाएं। वो स्वर्ग की यात्रा करके भी आ सकते हैं, क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल है। दूसरे लोग भी जा सकते हैं, इसलिए हमको कोई उससे आपत्ति नहीं है, जहां मन करे वहां जाए। नाच गाने से भी मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो उसी संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं जिस संस्कृति में नाच गाना अनिवार्य है ना। वो वहाँ स्वर्ग में इंद्र का दरबार है, वहां भी नाच होता है, यहाँ भी नाच होता रहता है। आप देखते हैं कि आजकल तो चुनाव के समय में लड़कियां नाचती रहती है मंचों पर, नेताजी बाद में आते हैं भाषण देने के लिए, तब तक जो है लड़कियां संभालती है मोर्चा और नाच चलता रहता है। दुर्गा पूजा हो, गणपति हो, फलाना पूजा हो, फलाना उत्सव हो, हर जगह नाच हो रहा है। तो नाच हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है। तो मोदी जी उसको, क्योंकि संस्कृति को बढ़ावा देने वाली पार्टी से हैं, संस्कृति के बढ़ावा देने वाले संस्कार से हैं, इसलिए वो करेंगे, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं, जो मन करता है करे वो। लेकिन सवाल उठता है कि जो वो देश पे जो एहसान ला रहे हैं, कह रहे हैं हम एहसान कर रहे हैं, मणिपुर जाकर के एहसान कर रहे हैं, किसानों के लिए एहसान किया। तो जो गंवारे रह गए, या कहिए शादी करके भी विवाहिता जीवन नहीं जीवा, विवाहित का जीवन जिया, ये देश पे एहसान किया, ये एहसान न करे। हम कोई एहसान नहीं मानते। अभी जो बोल रहे थे उनका ने जो बनाया उसको बेच रहे हैं, या जो उन्होंने बनाया उसको आगे उसको नकल कर रहे हो। नेहरू जी ने जो बनाया वो ध्यान रखा है कि आम आदमी, कमजोर आपकी आवाज, आदमी, आप थोड़ा सा पीछे हो जाएं, शायद आपकी आवाज लैपटॉप की वजह से थोड़ी हो रही है। जी नेहरू जी। जी ने कोशिश की कि जो जो आम आदमी है, जो कमजोर आदमी, आम आदमी में जो खासियत कमजोर आदमी, जो आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ, उस तक कैसे सरकार पहुंचे, सरकार की सुविधाएं पहुंचे, ये नेहरू ने प्रयास किया। आप क्या प्रयास कर रहे हैं? कहीं आपके प्रयास में आम आदमी दिखाई पड़ता है? पहले तो आप हिंदू मुसलमान करते हो, फिर सवर्ण और पिछड़ा दलित करने लगते हो आप। फिर जो आप बना रहे हो, अब मैं जैसे एक और उदाहरण दे दूं, मैं देख रहा था कि जितने ज्यादा बनाए गए, सड़कें बनाई गई हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, जो ओंकारेश्वर भाई कॉलेज की बात कर रहे थे, कॉलेज बनाने की बात है, उन जगहों पे आप जाके फीस पता कीजिए, फीस का क्या हाल है। मैं IIM बोध गया की बात कर रहा हूँ, 10 लाख से कम उसकी फीस नहीं है, मिनिमम 10 लाख रुपया फीस है। अब बताइए 10 लाख देने की हैसियत में बिहार के कितने लोग हैं? तो तमाम जगहों पे अस्पतालों में कितना पैसा बढ़ गया है,
तो इनका एजेंडा जो है कि आम आदमी के नाम पर जो कमजोर तबका है उसको छांट दिया जाए, उसके लिए कुछ न रखा जाए, उसको 5 किलो तक समेट दिया जाए, उसको 5,000 रुपए या 6,000 रुपए किसानों को जो देते हैं धनराशि वो 6,000 रुपए तक उनको समेट दिया जाए, उनको कहीं 2,500 महिलाओं को देने के नाम पर उनको समेट दिया जाए। आप कुछ कुछ पैसा ले लो, 2,000, 2,500, 1,000 और हमको वोट दे दो, बाकी हम जो है देश को लूट के खा जाएंगे, हम 8,000 करोड़ के जहाज पे घूमेंगे, हमारे जो उद्योगपति भाई बहन है वो जो है मजे करेंगे। ये जो एजेंडा हमारे सामने सब सच दे करे, जो हमारी बात नहीं मानेगा, हमारी पार्टी का होगा तो भी उसको हम बेइज्जत करवा देंगे। नितिन गडकरी उसके उदाहरण है। नितिन गडकरी को अभी देखिए लोग ट्रोल कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह की स्थिति है, बिहार पे चर्चा करना जरूरी है। अभी देखिए बिहार जा रहे हैं प्रधानमंत्री, फिर जा रहे हैं, 7वीं बार जा रहे हैं, इस साल 7वीं बार जा रहे हैं प्रधानमंत्री, 15 तारीख को जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्या देने जा रहे हैं? क्या लेने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री ने बिहार को आपको अब तक कुछ दिया नहीं है, बदनामी दी है, नीलाम किया बिहार को, बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया। अभी कल गए हुए थे, आपको पता होगा, पीयूष गोयल गए हुए थे, वो बता रहे थे कि बिहार के कृषि का जो हर थाली में बिहार की कृषि का उत्पाद है। अरे कल तक तो आप संसद में गलिया रहे थे बिहार को। आपको याद होगा वीडियो अभी वायरल हो रहा है कि मनोज झा को कहा कि आप संसद को बिहार न बनाओ। तो संसद को बिहार न बनाओ मतलब क्या होता है? बिहार सबसे पिछड़ा स्टेट है, बिहार सबसे बेकार स्टेट है, सबसे संपन्न स्टेट इनका स्टेट है। कौन सा स्टेट है पीयूष गोयल को खुद ही नहीं पता है कि पीयूष गोयल किस स्टेट के हैं, महाराष्ट्र के हैं कि राजस्थान के हैं, कुछ पता नहीं। तो ये सारे नेता, मैं तो बोलूं मोदी जी, बीजेपी के तमाम नेताओं के भीतर केवल जहर भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं इनके पास। अभी देखिए एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी जी की माता जी उनके सपनों में आ गई और वो कह रही है कि अरे बेटा तुमने जो है मुझे लाइन में लगा दिया, अब बिहार में जो है मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हो। अब बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं, AI क्रिएटेड वीडियो, ये मोदी जी का माँ का अपमान है। अरे मोदी जी ने अपनी माँ का सम्मान कहाँ किया भाई, जरा वो जगह तो बताओ। मोदी जी की माँ क्या लाइन में नहीं लगी? कोई प्रधानमंत्री की माँ लाइन में लगेगी उससे क्या होगा? आप कहाँ लाइन में लगे थे? मोदी जी को किसी ने लाइन में लगे देखा कि मोदी जी कहीं लाइन में वो भी लग जाते? बेटे को तो लग जाना चाहिए था। और आपने जिस तरह से बिहार में इस्तेमाल किया अपनी माँ को कि मेरी माँ, मुझे गाली दी गई, माँ की गाली दी गई। किसने गाली दी? राहुल ने गाली दी, तेजस्वी ने गाली दी, जिस लड़के ने गाली दी उसको आपने जेल भिजवा दिया। क्या प्रधानमंत्री हो? यहाँ रोज हम लोग को ट्रोलर से गलियाते रहते, तो क्या हम उस पर मुकदमा कर रहे हैं? इतनी भी क्षमता आपके पास नहीं है, इतनी भी इंसानियत आपके पास नहीं है, इतना भी शऊर नहीं है आपको कि आपको अगर कोई माँ की गाली दे दिया तो माफ कर दो भैया, प्रधानमंत्री को गलियाया। मोदी को कोई नहीं गलियाने गया। मोदी जी कल सत्ता से उतर जाएंगे, कौन पूछेगा इनको? लाल कृष्ण आडवाणी को कौन पूछ रहा है? कोई पूछ रहा है लाल कृष्ण आडवाणी कहीं छप रहा है लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में? लेकिन आप जो है, जो आपको सम्मान दिया इस देश में, उसका आपने क्या किया? आपने कहा था कि सारे काला धन हम लेके आ जाएंगे, यही कहा था। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को हम जो है रोजगार देंगे हर साल, युवाओं को। आपने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे। आपने कहा था कि पेट्रोल डीजल पता नहीं सब सस्ता हो जाएगा। क्या हुआ इसमें से? क्या किया आपने? देश का मान कहाँ बढ़ाया? वो ढोल बजाया सरकार। देश के जो इनकम टैक्स पेई लोग हैं, जो पैसे पे कर रहे हैं, उनके पैसे को आपने बर्बाद किया। और जो आप नाच गाना करवा रहे हैं मणिपुर में, वैसे विदेश में करवाते रहे। जहां जाइए उनके लिए मोदी मोदी के नारे। धनंजय सिंह, मेरा सवाल यह है कि आखिर इतनी बेशर्मी कहाँ से आती है कि एक तो आप इतने दिनों के बाद जा रहे हैं, आप उसमें भी देखना होगा कि खबरें आ जाएंगी कि न जाने क्यों इसकी सुध ली गई है। दूसरा सवाल कि आखिर इतनी बेशर्मी कहाँ से आती है कि आप दंगा प्रभावित इलाकों में वहां जा रहे हैं, वहां हजारों की तादाद में लोग विस्थापित हैं, अभी तक एक खाई जो बन गई है, और आप वहां पर ग्रैंड सेरेमनी हो रही है, ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है, और उन लोगों से नाचने गाने के लिए कहा जा रहा है। वो खुद आकर कह रहे हैं कि हमारे ना तो अभी जख्म भरे हैं, ना ही आग ठंडी हुई है, ना ही अभी कुछ हुआ है। तो आखिर हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुकी समाज के लोग और वो ग्रुप जो है वो सामने आ गए हैं। देखिए अब बेशर्मी कहाँ से आती है ये तो बेशर्म लोग बताएंगे, हम कहाँ बताएंगे। हम बेशर्म नहीं है, हमें शर्म है। और जो मणिपुर में जो महिला को जो सेना का सिपाही था, उसकी पत्नी को नंगा करके घुमाया गया, मैं तो आज भी सोचता हूँ तो बहुत पीड़ित हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। मोदी जी कभी दुख दिखाया क्या उन्होंने? तो शर्म कहाँ से बेशर्मी आती है तो मोदी जी खुद ही बताएंगे। वो तो मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका कि ये बेशर्मी जो है उनके वहीं से आई है, जो RSS नाम की संस्था है।
तो अब लेकिन उनको शर्म इसलिए नहीं आती है कि उनको हर हाल में सत्ता पे बैठना है, उनको हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है, उनको खाली झूठ बोलना है, उनको नफरत खड़ी करना है और जितना धन है देश का वो कुछ लोगों की मुट्ठी में कैद करा देना है। उनका मकसद आम आदमी जो उनको बड़ी चिढ़ हो रही है इस बात से कि संविधान कैसे देश में लागू, उनको इस बात से चिढ़ हो रही है कि जो दलित पिछड़े लोग हैं, महिलाएं हैं, वो स्वतंत्र कैसे हो गई, उनको ये अधिकार किसने दे दिया, वो सारे अधिकार ब्राह्मणों को। या ये देखिए कांग्रेस में कल तक वो जो है उनके नेता सलाहकार बने घूमते थे, क्या प्रमोद, क्या कुछ नाम है, मैं नाम अभी भूल गया, प्रमोद पांडे कहते हैं या प्रमोद कुछ और है, अभी मैं नाम, कृष्णम, प्रमोद कृष्णम, जी। वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी को बता रहे हैं कि राहुल गांधी जो है क्या है नहीं है। अरे आप अपने देखो यार, आप क्यों जल रहे हो? राहुल गांधी से इसलिए चिढ़ रहे हो कि आपको लग रहा है कि श्रेष्ठतावाद जो है, जो ब्राह्मणवाद है, उस पर हमला हो रहा है। सामाजिक न्याय की जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, तो फिर वो संविधान उठ करके खड़ा हो जाता है और उससे इनको चिंता है। इनको लगता है कि हमको तो जो है हर हाल में मनुस्मृति लागू करना है, हमें लोग हमारे चरणों में झुक जाए। मोदी जी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, चरण वाली परंपरा को, चरण चूमने वाली परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि गले लगने वाली परंपरा डेवलप। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या मोदी जी के ये चाहने से आगे होगा? देखिए इसमें मीडिया का बड़ा रोल रहा। मीडिया ने जिस तरह से खड़ा किया पूरा आडंबर, आज भी मीडिया ही खड़ा कर रहा है। अब वो हर जगह से उतर रहा है। बिहार में भी, नेपाल में भी आपने देखा कि मीडिया को किस तरह से दौड़ाया लोगों ने कि गोदी मीडिया हो, भागो। बिहार में भी यही स्थिति है। बिहार में तो और ये हो गया है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो उनको भी पैसे पे खरीद लिया उन लोगों, वो भी बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं। तो पैसे का कितना बड़ा खेल होगा बिहार में, ये देखने वाला है, ये समझ में आएगा, देखिएगा। और मुझे लगता है कि परेशानी मोदी जी को इस बार बिहार में है, क्योंकि वहां से अगर स्थिति गड़बड़ाई तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान होगा। क्योंकि जो एसआईआर जो कराया जा रहा था, जो चुनाव आयोग को इन्होंने खड़ा किया था कि चुनाव आयोग लड़ लेगा, चुनाव आयोग खुद जो है गड्ढे में फंस गया है। अब ये चक्कर में है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को फंसा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिलहाल तो बच गई है, आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन ये सारे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे और ये जो बेशर्मी की बात है या जो फलाना बात है, इनको ज्यादा मैं ये नहीं समझता हूं कि इनके जी, करने वाले शर्म आपकी की आवाज खेती पे। नहीं करते। जी जी बिल्कुल। और आपने क्योंकि एसआईआर की बात कही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वायर की ये खबर है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि एसआईआर के दबाव में एक शिक्षक की जो है वो जिंदगी चली गई है। आरा के मौलाबाग स्थित एसपी स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं, जो कि बीएलओ थे और 59 ईयर्स उनकी एज थी। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम था और 27 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया। और उनके परिवार ने ये इल्जाम लगाया है इस रिपोर्ट के कि वो इसलिए हुआ क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था इस एसआईआर को इसको कराने का, और लगातार उस प्रेशर में वो जी रहे थे और आखिरकार वो जी नहीं पाए और इस प्रेशर को ले नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। ये उनके परिवार का सीधे तौर पर ये कहना है। अब आप ये सोचिए, इस तरह का एक ही इंसिडेंट हमारे सामने आया है, कितने बड़े पैमाने पर जो बीएलओज होंगे वो किस कदर के प्रेशर में उन्होंने काम किया होगा और कर रहे हैं। क्योंकि एकदम से आनंद फान में बिल्कुल मोदी जी की तरह के रात को 8 बजे उठ के कहा कि ये वैलिड नहीं होंगे और 500 और 1000 के नोट रात को एकदम आके वो किसी भी चीज का ऐलान कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ही ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कुछ किया और बता दिया कि एसआईआर जैसी इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया जो है वो चंद महीनों में या 1-1.5 महीने में, चंद महीने भी नहीं, उसमें की जाएगी। अभी पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में और ये पूरा खेल किया जा रहा है। उसके बाद भी बीजेपी को ये साफ तौर पर ये लग रहा है कि उसकी दाल बिहार में नहीं गलने जा रही है, तो नीतीश कुमार पर डोरे डाले जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है, बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि नीतीश कुमार जो है वो ज्यादा सीटें, बीजेपी से ज्यादा सीटें वो ला सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है ओंकारेश्वर जी कि सब कुछ जो ये देश में हो रहा है जनता तो देख रही है, एक जन आंदोलन तो उठ खड़ा हुआ बिहार में। क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी को ये साफ तौर पर ये डर सता रहा है कि एसआईआर भी उल्टा पड़ गया है, इसलिए बार बार बिहार के चक्कर लगा रहे हैं? इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह की मांग कर रहे हैं अपनी सीटों की कि एक ज्यादा बीजेपी से नाराजगी ज्यादा है, नीतीश कुमार से अभी भी उतनी नहीं है, तो फ्रंट पर अभी उन्हीं को ही रखा जाएगा। देखिए, एसआईआर ने बहुत सारी बातें उजागर कर दी हैं। सबसे पहले तो मुझे अफसोस है और मैं
अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी उस बेचारे जो प्रिंसिपल महोदय हैं उनके लिए व्यक्त करना चाहता हूँ। इसलिए भी कि मैं उसी मौलाबाग शहर से गांव मोहल्ले से आता हूँ, आरा शहर के। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और वो ये मेरे मोहल्ले की बात है, अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ। लेकिन ये अगर कहीं और भी होता तो भी मैं अफसोस जताता। ये क्यों हो रहा है इतना प्रेशर? उसमें आसान तरीके से समझना चाहिए। एसआईआर की पूरी कार्यवाही, पूरा प्रोसेस जो है वो गैर ईमानदारी पूर्वक था, राजनीतिक रूप से प्रेरित था। और उसको सच ठहराने के लिए कि हम क्यों आनन फानन में कर रहे हैं, ये एक ऐसा मुद्दा उसमें बीच में लिया गया जो देश के लोगों को लगे कि अरे भाई बहुत जरूरी है, विदेशी है उसमें, और बांग्लादेशी और नेपाली और म्यांमारी तो होने नहीं चाहिए। तो ये बात किसी को भी देश में बड़े आसानी से आप समझा सकते हैं कि भाई हम उनका नाम हटा रहे हैं। लेकिन गैर ईमानदार वक्तव्य था, क्योंकि अगर उसमें से 65 लाख लोग जो नाम काटे आपने, अगर जितने भी बांग्लादेशी कह के निकाले गए हों, वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के किसी भी प्रेस रिलीज में नजर नहीं आते। अगर नजर आ गया हो अभी भी आप नाम कर सकते हो, तो इमीडिएट वो 5, 10 लाख, 20 लाख जितने होम मिनिस्ट्री को उसकी लिस्ट दीजिए, और होम मिनिस्ट्री से आग्रह है कि वो तुरंत बाहर कीजिए उसको। तुरंत का मतलब जितनी जल्दी चुनाव उतनी ही जल्दी उसको पकड़ के बाहर, क्योंकि देश के साथ विश्वासघात न हो। और देश को झूठे में और धोखे में भी मत रखिए। हर बार बांग्लादेशी मुद्दा उठाइए और बांग्लादेशी पकड़ में भी ना आए आपको। तो इसका मतलब ये है कि बिहार में आपका बांग्लादेशी का मुद्दा भी गया। दूसरी बात यह है कि वोट चोरी का मसला भी उजागर हो गया। तीसरी बात, आप अपने आप को इनकॉम्पिटेंट बता रहे हैं कि इतने सारे जो है वो वोटर लिस्ट में और वोटर आई कार्ड में गलत हो रहे हैं। फादर के नाम पर फादर फादर, मदर के नाम पर मदर मदर, एड्रेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसे ऐसे आई कार्ड बन कैसे सकते हैं? एक भी कैसे आ सकता है? तो और अजीत अंजुम ने दिखाया, वो सारी लिस्ट दिखाई, जिन मरे हुए लोग जिंदा हो गए, मरे हुए लोगों के साथ राहुल गांधी ने सरेआम चाय पी ली, मरे हुए लोगों को योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। तो आपका झूठ पकड़ा गया है कि आप किसी भी तरह से वहां वोटर लिस्ट को मैनेज करके चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ये दो बातें स्पष्ट हो गई कि ना तो कोई बांग्लादेशी था और ना ही वोटर लिस्ट की इतनी हड़बड़ी थी। ये सिर्फ आपकी गैर ईमानदारी, बेईमानी, जो भी इसको कह लें, वो चोरी जो है वो चोरी पकड़ी जा चुकी है। मुझे लगता है कि अब तीसरा एक इंपॉर्टेंट सवाल आया है। ये जी। आधार कार्ड का सवाल मामूली सवाल नहीं है। मैं भी दिल्ली में हूं, कहीं पर भी हूं, मेरी पहचान मेरा आधार ही है। कोई जो शहर से निकलता है नौकरी करने, कुछ भी करने, बैंक खाता खोलना है तो आधार चाहिए, एडमिशन लेना है, नौकरी लेनी, कुछ भी चाहिए तो आधार चाहिए। और ये आधार देश ने दिया। इस आधार को मोदी जी ने थोड़ा प्रचारित करके कि मेरा आधार मेरी पहचान कर दिया। अब तो मेरा आधार खो जाएगा तो मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। वोट दूंगा कि नहीं दूंगा ये तो एक बात है, मेरी नौकरी होगी कि नहीं, मेरी शिक्षा होगी कि नहीं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मेरा पासपोर्ट ही नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस पे चुप्पी क्यों साधे रखी? क्या उसको समझ जी। नहीं आता था कि देश की पहचान आधार के साथ उसको खड़े होना चाहिए था? उसके लोग, उसके चुनाव आयोग के लोग उसको कैसे काटने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार में पहचान पत्र आधार नहीं होगा, और आप चुप बैठे थे। इसका मतलब आपका कनाइवेंस है। इसका मतलब ये भी है कि आप खुद भी आधार को निराधार और बेकार बता रहे हैं। तो फिर देश में पहचान किस बात से होगी हमारी? ये तो बहुत बड़ा मसला है। आज बिहार में हुआ, कल किसी और राज्य में होगा। फिर तो बिहारियों का आधार किसी अन्य राज्य में भी काम नहीं करेगा, अगर बिहार के आधार की बात हो तो। ये कितना बड़ा सवाल आपने उठा दिया है, सबके मन में डर पैदा कर दिया, करोड़ों करोड़ लोगों के मन में, और कानूनी रूप से डर पैदा कर दिया कि ये भैया ये आधार कार्ड नकली है, ये झूठा है, ये कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा। ये जी, भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी के साथ हिमालयन ब्लंडर उसने किया है सरकार ने। और ये सारी चीजें, बांग्लादेशी का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, आधार का मुद्दा, मुझे लगता है कि इसी से चिड़चिड़ाए हुए लोग जो हैं वो दिनेश प्रताप सिंह जी जैसे लोगों को आगे करते हैं कि वो राहुल गांधी से भिड़े। जितना भिड़ेंगे इसका रिएक्शन उल्टा होगा। जी। बिल्कुल। और ये साफ तौर पर दिख भी रहा है कि जितना राहुल गांधी को लेकर
सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जितना उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, वो उतने ज्यादा और अपने पूरे वो एटीट्यूड में, हर चीज में आप ये देखिए कि और अग्रेसिव हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें इन तमाम चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बिल्कुल एकदम साफ उनको अपना लक्ष्य नजर आ रहा है। और कोई भी बात हो, वोट चोरी की बात ही वो अब करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक और खबर में धनंजय जी देख रही थी, दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने कहा है कि दुर्गा के जो पूजा पंडाल हैं उसमें पीएम मोदी की तस्वीर रखने की उन्होंने अपील की है। आप सोचिए, ये मतलब कहां पहुंच गए हैं ये बीजेपी के ये लोग। पूजा पंडाल में मोदी जी की तस्वीर रखने की वो बात कर रहे हैं, यानी कि वही जो मोदी जी कहते हैं वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, भगवान की उपाधि उनको देते ही रहते हैं उन बीजेपी के कोई ना कोई लोग। ये अपनी उसी खाम ख्याली से उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं कि वो 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आंसरेबल हैं लोगों को लेकर। और अभी भी बस यही है कि यहाँ उनके लिए ताली बज गई, उनको विश्व गुरु कहा जा रहा है, उन्हें ये कहा जा रहा है वो अमेरिका को सबक सिखा रहे हैं, और अब उनकी फोटो जो है पूजा पंडालों में रख दी जाए। उसकी वजह ये है कि आप अगर कलकत्ता या पटना की दुर्गा पूजा आपने देखी हो, याद हो आपको, तो वहाँ जो पंडाल बनते हैं वहाँ पे जो उस समय की वहाँ की समस्याएं होती हैं उसको चित्रित किया जाता है। वहाँ वहाँ बताया जाता है, गरीबी की बात करें या शिक्षा की बात करें या कोई और बात करें, कोई बीमारी हो गई उसकी बात करते हैं, वो चित्रित करते हैं उस समय की समस्याओं को। ये मोदी जी का फोटो इसलिए लगाना चाह रहे हैं कि समस्याओं की बात ही न करो। अभी अभी दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप हर गली में, हर सड़क पे जो है पानी भरा हुआ है, गटर बना हुआ है, लोग तैर रहे हैं। उसके अलावा दूसरी समस्या वहां सबसे बड़ी है कि आप जो है लोगों के घर तोड़ रहे हैं। आप जो है झुग्गी झोपड़ी जिसको कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, आप उसको तोड़ रहे हो। आप चिंता नहीं कर रहे हो कि ये कहाँ जाएंगे लोग। तो ये जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की तरफ ध्यान न जाए। आप हर जगह नरेंद्र मोदी देखिए, मतलब जैसे हर जगह भगवान दिखाई पड़ते हैं ना लोगों को, तो भगवान को भी ये हटाना चाह रहे हैं। अभी छोटी सी तस्वीर लगाई जाएगी, फिर दुर्गा माता के सामने दुर्गा माता के पैरेलल तस्वीर लगा दी जाएगी, ये सब भी कर देंगे। क्योंकि ये जानते हैं कि धर्म का नाम पर जो है हम जितना पाखंड करेंगे उतना ही साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और फिर लोग भगवान भगवान करने लगेंगे कि भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान ने वैसा नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि ये सब दिमाग से बीमार दिखाई पड़ते हैं। बीमार ये है कि जो व्यक्ति अपने अलावा दूसरे की तरक्की को, दूसरे की चिंता न करे, वो बीमार है। ये गीत गाएंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये बात करेंगे वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम तो बहुत ऊंची चीज। ये तो सिर्फ बात करते हैं, अपने कुनबे की बात करते हैं। इनके कुनबे के खिलाफ जो खड़ा है, इनके खिलाफ जो खड़ा है उसको ये देखना नहीं चाहते, उसको ईडी सीबीआई के माध्यम से बंद करा देना चाहते हैं। अभी आपके यहाँ देखिए कि शर्जिल इमाम और खालिद वगैरह वगैरह जो है, कितने साल से उनको जमानत नहीं हुई। अभी भी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फाइल लेट आई है तो जमानत नहीं होगी, आगे बहस होगी। तो बार बार टाल रहे हैं। वो क्यों टाल रहे हैं? क्योंकि आपको न तो इंसानियत से प्रेम है, न आपको किसी दूसरे व्यक्ति के होने का लगता है कि उसका लाभ है। आप उसको चूज करके उसके टैक्स के पैसों से आप सारी अय्याशी करो, और आप उसके बाद फिर उसको गाली भी दो, उसको आप मजबूर भी करो। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे जो करतब कर रहे हैं बीजेपी वाले, अब इसका भी एक तरह से अंत हो गया है, अब नहीं चलने वाला है। जी आप देखिए बिहार में जानकी मंदिर का शिलान्यास करके आए अमित शाह जी, उससे क्या फर्क पड़ा? उसके पहले उसको लगाया, चिराग पासवान को लगाया, और चिराग ने कहा कि जानकी मंदिर कॉरिडोर बनाया जाए और अयोध्या से लेकर के वहां तक किया जाए, उससे बड़ा पर्यटन डेवलप होगा और उससे बहुत पैसे आएंगे। अब इस तरह के बातें करने के बाद देखिए हर जगह वो फ्लॉप हो गए। आप याद कीजिए, सीज फायर से लेकर के आइए, पुरानी बातें सब छोड़ भी दीजिए, सीज फायर से लेकर के वोट के चोरी तक, चुनाव आयोग तक, और अब उनकी मां के अपमान तक, हर जगह फ्लॉप है। कहीं उनको आदमी नहीं सीरियसली ले रहा है, और अब सीरियसली है नहीं। मीडिया में जितना ढोल बजा ले, जगह पे सतह पे कहीं नहीं है। बिहार में कोई नेता उनका नहीं है जो उठ के खड़ा हो सके, जो कहे, जो जनता में विश्वास दिला सके। बिहार का एक नेता नहीं है बीजेपी का जो जनता के बीच इनका कोई भरोसा है। ये नरेंद्र मोदी के नाम पर, और नरेंद्र मोदी भगवान राम के नाम पर कब तक खाते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन बिहार अब इससे नीतीश कुमार के भरोसे जो अब तक जीतते रहे, अब नीतीश कुमार इस बार काम नहीं आएंगे, ये दिखाई पड़ रहा है। जी
जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही है और देखना ये होगा कि बिहार का दौरा उनका आगे वाला और कल मणिपुर का दौरा, उससे क्या कुछ तस्वीर निकल कर आती है और क्या देखने के लिए मिलता है कि आखिर क्यों उन्होंने इतने दिनों के बाद, 2.5 साल के बाद सुध ली है मणिपुर जाने की, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये देखना। बहुत-बहुत शुक्रिया ओंकारेश्वर जी आपका और धनंजय जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।